वेलकम टू जेड सॉल्व पेपर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको स्वतंत्रता का टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड किए थे। आप सब लोग उसे ज़रूर पढ़े होंगे और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसको अभी से पढ़ लें। तो आज ये तीसरा वीडियो है स्वतंत्रता या लिबर्टी से रिलेटेड, जो कि टीईटी के सिलेबस में ये बहुत मायने रखता है और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टीईटी पीईटी में ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो इसको आप और इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ेंगे। और जो पूछा गया है उससे रिलेटेड और टॉपिक बनाई की है और इसमें ऐड कर दिया गया है, ताकि जो भी क्वेश्चन आगे फ्यूचर में बने तो वो सब आप कवर हो जाए। तो आप सब लोग उसको कंप्लीट समझते हुए, यानी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझते हुए आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं। जैसा कि J.R. ल्यूकास ने है थिंकर, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का सारभूत अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से बंधे न हों। लिबर्टी का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ छूट या बंधनों की हीनता नहीं है। स्वतंत्रता विवेकशील लोगों को सामाजिक जीवन में अपने विवेक को प्रयुक्त करने का अवसर प्रदान करती है। जो विचारक इस बात में विश्वास रखते हैं कि सभी मनुष्य विवेकशील हैं, वे सभी मनुष्यों को समान स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में हैं। और जो लोग यह मानते हैं कि विवेक गिने चुने लोगों तक सीमित है, वे अल्पतंत्र या सर्वाधिकारवाद की ओर उन्मुख होते हैं, है ना। यह सिद्धांत की विवेकशीलता गिने चुने लोगों के पास होती है, स्वतंत्रता नहीं, विशेषाधिकार का समर्थन करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो सभी को प्राप्त होती है। स्वतंत्रता में यह निहित है कि मानव साध्य है ना। तो स्वतंत्रता में यह निहित है कि मानव साध्य है। साध्य का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि कांट ने भी लिखा है कि मानव को हमेशा साध्य मानना चाहिए। मानव की विवेकशीलता एवं साध्य रूपता में विश्वास स्वतंत्रता की पूर्व कल्पना है। तो पहले हम साध्य को क्लियर कर दें। जैसे एक होता है साध्य और एक होता है साधन। तो साध्य को एंड भी कह सकते हैं या टारगेट भी कह सकते हैं, और साधन को मीन्स कहते हैं, मीन, है ना। यानी कि साध्य को पाने के लिए साधन आवश्यक है। जैसा कि मैकियावेली कहते हैं कि अगर मानव का साध्य पवित्र है, यानी टारगेट पवित्र है, उद्देश्य पवित्र है, तो कोई भी साधन आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका साध्य पवित्र है, आपका मोटो, आपका टारगेट पवित्र है, तो आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन मैकाइवर इसका उल्टा कहते हैं कि कोई भी साधन आप, मैकियावेली कहते हैं, सॉरी, मैकाइवर नहीं बल्कि मैकियावेली का एक कथन है। तो इस तरीके से साधन जो है वो साध्य को पाने के लिए फॉलो किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक तरीके से साध्य जो है वो टारगेट को बताता है, उद्देश्य को बताता है, और जो साधन है वो मीन्स को बताता है, इसके माध्यम से आप साध्य को प्राप्त करते हैं। तो कांट ने लिखा है मानव को हमेशा साध्य मानना चाहिए। मानव की विवेकशीलता एवं साध्य रूपता में विश्वास स्वतंत्रता की पूर्व कल्पना है। स्वतंत्रता समानता से संश्लिष्ट होती है। विवेकशीलता की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सामाजिक जीवन में अविवेकशीलता को प्रतिबंधित करने की हामी है, सपोर्टर है। ठीक, इस प्रकार स्वतंत्रता मनमानी नहीं, एक व्यक्ति को तभी तक स्वतंत्रता प्राप्त होगी जब तक वह विवेकशील आचरण करे। इसमें एक ऐसी सत्ता की धारणा भी निहित है जो अविवेकपूर्ण व्यवहार पर अंकुशों को व्यवस्था करती है, अंकुशों की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है, अब एक जो कोटेशन है इसको आप ज़रूर पढ़ें। जैसे हॉब्स के अनुसार स्वतंत्र मनुष्य वह है जिसके उस कार्यों को करने में जिनको वह अपने चातुर्य एवं शक्ति से करने योग्य है, किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित की जाती है।
लॉक ने भी कहा है कि समाज में मनुष्य की स्वतंत्रता यह है कि वह किसी भी विधायनी शक्ति के उसके अतिरिक्त जो कि राज्य में उसकी सहमति से स्थापित हुई है अधीन नहीं, तथा वह किसी इच्छा या कानून से नियंत्रित नहीं है। उस कानून के अतिरिक्त जो कि व्यवस्थापिका का उसमें रखे प्रन्यास के अनुसार बनाएगी, है ना। प्रन्यास मतलब ट्रस्ट की, यहाँ पर सेंस है, प्रन्यास मतलब ट्रस्ट के अनुसार बनाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थापिका इसमें इम्पोर्टेंट होती है, वो लॉ बनाती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी सहमति पर आधारित और प्राकृतिक कानून के अनुसार कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका द्वारा नियमों के पालन में है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी सहमति पर आधारित और प्राकृतिक कानून के अनुसार कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका द्वारा नियमों के पालन में, यानी व्यवस्थापिका की आप बात मानेंगे। तो ये चीज़ है। और लॉ की परिभाषा से भी पता चलता है कि लॉ की स्वतंत्रता संबंधी धारणा में संवैधानिक सरकार का बहुत महत्व है। वह कहता है कि जहाँ कानून नहीं होते वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। रूसो के अनुसार मनुष्य समाज में नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वह यथार्थ में अपना स्वामी होता है, क्योंकि क्षणिक इच्छाओं के अनुसार आचरण करना ही दासता है। स्वतंत्रता उस विधान का पालन करना है जो कि हम अपने को स्वयं प्रदान करते हैं। देखिए, जो डिफिनीशन होती है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी क्लिष्ट होते हैं और बहुत बंधे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा विचार करने पर ही अर्थ उसका क्लियर होता है। तो आप सब लोग उसके अर्थ को समझते हुए चलें और थोड़ा रुक करके इसको पढ़ें, वीडियो को पास करके थोड़ा रुक करके इसको समझें, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने अपने ग्रंथ द स्पिरिट लॉज में लिखा है कि राज्य में या कानून द्वारा निर्देशित समाज में स्वतंत्रता का अर्थ है एक व्यक्ति को उस कार्यों को करने की स्वाधीनता हो जो करने योग्य हो, और जो काम उसे नहीं करना चाहिए उसे करने के लिए उसे विवश ना किया जाए। ठीक है। तो ये आसान है। और नेक्स्ट है उसका कोटेशन, उसी में नागरिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रता की मात्रा और स्वरूप कानून के स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कानून के अभाव में कोई सुरक्षा और स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता की नियति को शक्तियों के विभाजन पर आधारित संवैधानिक सरकार से जोड़ता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता को प्रारंभ से ही प्रतिनिधि सरकार से जोड़ा गया है, जो व्यक्तियों को अपने विवेक की अभिव्यक्ति का पूरा अवसर प्रदान करती है। संभवतः इसीलिए सीले स्वतंत्रता को अतिशासन का विरोधी माना है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीले ने क्या माना है? अतिशासन का विरोधी माना है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के बिना किसी बाहरी बाधा के अभिव्यक्ति है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव न होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। बर्न्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी प्रकृति में निहित ऊंचाई तक विकास करना और अपनी क्षमताओं का विकास करना है। लॉस्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, स्वतंत्रता उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा है जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करने का अवसर हो। यानी स्वतंत्रता उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा है जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करने का अवसर हो। ग्रीन ने कहा है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता ऐसी वातावरण का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो सके। आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता का संबंध इसमें आपको बताया जाएगा। कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। हॉब्सन ने कहा है कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न खा सकता है न पी सकता है। आर्थिक समानता की स्थिति में ही राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग संभव है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता यानी वोट देने का अधिकार, पद प्राप्त करने का अधिकार,
निर्वाचित होने का अधिकार का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक राज्य राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। ठीक। अब नेक्स्ट है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का है और जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार बताया है। तो ये जो मैं अभी कोटेशन बताया हूँ, है ना, ये सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, तो ये वाशिंगटन की डिफिनीशन है। और वाशिंगटन आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार बताया है। सी.डी. बर्न्स ने कहा है कि स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। ये सब कोटेशन एग्जाम में आ चुके हैं। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। आरंभिक उदारवादी विचारक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे हेयक, फ्रीडमैन, वर्लिन आदि जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो इस चीज़ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लीबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, जो कि मैंने बताया है। उसमें स्वतंत्र भी हो सकता है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है, वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती है। तो कुछ कोटेशन रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, ये 2-3 बार आ चुका है, इसलिए इसको रिपीट किया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है और नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका न जाए। जी.डी. स्कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। दूसरे शब्दों में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। ठीक है, तो लास्की ने कहा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े, है ना। लास्की ने कहा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। ये सब कोटेशन आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का यानी वोट का कोई मूल्य नहीं होता। लास्की के अनुसार यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। मैकाइवर, आर.एस. टॉनी, एच.जे. लास्की, टी.एच. ग्रीन, सी.बी. मैकफरसन, ये सब विचारक जो है स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। और समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण
R.S. टॉनी ने अपनी कृति इक्वलिटी में किया है। उपर्युक्त विचारकों के अलावा ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन पूरक मानते हैं, कौन कौन विरोधी मानते हैं, तो ये सब विचारक का नाम ज़रूरी है। नेक्स्ट है, लास्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कभी कहीं संभव है। तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कभी संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहाँ मालिक और नौकर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, कोटेशन आप पढ़ सकते हैं। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार वर्ष 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर यानी ऑन लिबर्टी में दिए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और वह इसे अपनाने पर बल देता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। प्रथम विचारों की स्वतंत्रता, द्वितीय कार्य संबंधी स्वतंत्रता। तो मिल के अनुसार व्यक्ति को विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा व धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है तथा सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने का पक्षधर है। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्वविषयक तथा परविषयक दो भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्वविषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में सभी मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों स्वसंबंधित एवं पर संबंधित कार्यों में विभाजित किया। मिल का मानना है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु पर संबंधित कार्य जो दूसरों को हानि तथा दुख पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट है, समानता का है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए वरन व्यवहार में उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिसके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। यह कार्य राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर दिए जाने से पूरा होता है। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक एलेक्सी द टॉकवेल स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। अंग्रेज दार्शनिक आइजिया बर्लिन ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत तर्क दिया है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है जिसे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। ऑस्ट्रियाई विचारक एफ ए हैक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए वरन व्यवहार में उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिसके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। यह कार्य राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने से
पूरा होता है। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी द टॉकविल स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। तो मैंने बताया पहले भी, कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ यहाँ बताई गई हैं। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। और लॉर्ड एक्टन का यह भी कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यही चीज़ जो है 2 बार आई है। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं, यह कृत्रिम है। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि स्वतंत्रता एवं समानता साथ साथ नहीं रह सकते। और नेक्स्ट है, समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। प्रायः लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है। समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर यदि व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है। हेरोल्ड लास्की इस संबंध में कहते हैं कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ समानता की भी बात है। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। चूँकि समानता भी आपका एक टीजीटी का टॉपिक है तो उसको भी जानिए। रूसो को स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक मानते हैं, उसका समर्थक विद्वान माना जाता है। यानी कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका सपोर्ट किया है रूसो ने। वस्तुतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया। इन लेखों का विचार है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं और जो पूरक मानते हैं, एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट मानते हैं, उसमें जो समर्थक हैं वह रूसो हैं। मिटलैंड, ग्रीन, हॉबहाउस, लास्की, टॉनी, बार्कर, ये सब लोग जो है एक दूसरे के पूरक मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। टॉनी कहते हैं कि निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है तथा गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर। प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरों को दे सकता है। टॉनी कहते हैं कि व्यापक स्तर पर समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यक शर्त है। पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति का केवल एक ही हल है, वह समानता है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। जैसा कि हर्बर्ट डीन लिखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी हैं और न ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के 2 पक्ष हैं। गेंस कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है, हमें इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहिए जो इतनी समानता प्रदान करे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर किसी भी प्रकार की असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है। कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में माना जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माती संस्था का न्यूनीकरण हो जाना चाहिए। डायसी ने कहा कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरी की उतनी ही कम हो जाएगी।
यानी ये स्वतंत्रता और समानता के बारे में इन्होंने कहा है डायसी ने कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरी की उतनी ही कम हो जाएगी। विलियम गॉडविन के शब्दों में कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उसे स्वतंत्रता का पोषण होगा, और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। ठीक है। मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होगा। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों यानी बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। थोरो ने 1848 में लिखे एक निबंध सिविल डिसोबीडियंस में तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। तो आपको मालूम है गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया था, तो वो थोरो के विचार से सहमत थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। उसी पर आधारित था इनका आंदोलन, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज का विकास संभव नहीं है। लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार एवं आर्थिक समानता का अधिकार समाहित है। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इनके जो समर्थक हैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, वो है रूसो, ग्रीन, टॉनी, लास्की, मैकफर्सन, ये सब इसके समर्थक हैं। चूँकि कई बार आ चुका है इसलिए कई बार आपको बताया जा रहा है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता जहाँ एक तरफ व्यक्तियों के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर समानता सभी को समान अवसर प्रदान करती है। अतः स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं है। ठीक है। तो ये विकास से संबंधित है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पीजीटी के लिए है ये। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लास्की का कहना है कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। तो इस तरह लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता तथा समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा कि विरोधाभास यह है, यानी लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में की जा सकती है। लास्की ने स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हुए कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थों में ग्रहण करना होगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। समानता का उदारवादी विचार आर्थिक समानता के ऊपर सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और नागरिक समानता को मान्यता देता है। आर्थिक समानता समाजवादी समाज की मुख्य विशेषता है। इसके अभाव में राजनीतिक और नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता धन के समान वितरण पर बल देती है। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। जेफरसन का ही कथन है कि जहाँ प्रेस की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने के योग्य होते हैं वहाँ सभी सुरक्षित होते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख कथन निम्नलिखित हैं: आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी,
जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मिल ने और लिबर्टी में लिखा है कि स्वतंत्रता संबंधी विचार जो दिए हैं कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के जो जनक अरस्तु हैं उन्होंने दिया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व आनुपातिक रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। जो अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो रूसो की प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जॉन रॉस की प्रसिद्ध कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इसके अंतर्गत वह वितरणात्मक न्याय का समर्थन करता है। तो रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जो उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अभिव्यक्ति करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे उसके सामाजिक जीवन का निर्माण होता है तथा यह व्यक्तित्व के विकास की प्राथमिक शर्त है। उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है तथा व्यक्ति साध्य है। अतः राज्य को व्यक्ति की इच्छा को प्रोत्साहित करते हुए उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने बहुत से टॉपिक जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है टच किया है। और अगर आपने इसको पूरा तैयार कर लिया तो निश्चित है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्वतंत्रता से संबंधित आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये शर्त है कि आपको जो बताए गए कोटेशन है वो आत्मसात करना पड़ेगा, उसको बार बार देखना और समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी और जो आपको मालूम है कि जो सिद्धांत होते हैं, जो अवधारणाएँ होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और उसके वर्ड्स बहुत समझने उसमें डीपली जाना पड़ता है। तो आप सब लोग शब्दशः इसको पढ़ डालें और जो चीज़ समझ में नहीं आती आप उसको कोशिश करें समझने की, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।